लेकिन मदर्स ऑफ आईआईटी इज आईआईटी खड़गपुर, जहाँ से आईआईटी प्रोजेनी पैदा हुई। और ये इतना शुभ तिथि था 18 अगस्त 1951, जब होता है कि कोई शुभ तिथि पे कोई चीज़ पैदा हो तो अपने पीछे फोटो और को पैदा करती है। तो वो 1 से आज 23 आईआईटी पैदा हो चुकी है। ये कितनी अच्छी बात है। ये शुभ बात ये भी है कि जो यहाँ पे शुरुआत हुआ था 1951 में, स्टार्टेड विथ ओनली 42 टीचर्स एंड 224 स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे कि किसान की फसल लहलहा करके खूब सारे अनाज पैदा करती है, आज वहाँ पे मुझे बताया गया कि 15,700 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 224 की यात्रा 15,700। और जहाँ पे केवल 42 अध्यापक थे, आज यहाँ पे 810 से ज़्यादा अध्यापक है। ये बताता है कि कितनी शुभ तिथि में यह विद्यालय आया। ये हमारा उदाहरण है। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी बन गया 2016 में। मुझे ये जान करके बहुत खुशी हुई कि आईआईटी, क्योंकि मैं भी आईआईटी के पढ़ा हूँ और आईआईटी के एजुकेशन अन्य इंस्टीट्यूशन से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि वहाँ न केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है बल्कि इंजीनियरिंग के साथ साथ वो सारी चीज़ें पढ़ाई की जाती हैं जिसके माध्यम से आपका एक अच्छा, जो कि आपके तमाम सारे अलुमनाई जो आपने यहाँ पे बात की, कि आपका पूरा चारित्रिक विकास हो सके, आप एक संपूर्ण मानव बन करके, क्योंकि आगे चल करके केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आपको समाज के तमाम सारे पहलुओं से आपको जूझना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो सारे आपके व्यक्तित्व के पहलू आईआईटी एजुकेशन में आते हैं। लेकिन मुझे खुशी हुई जान करके इस इंस्टीट्यूट में न केवल ह्यूमैनिटीज बल्कि यहाँ पे लॉ की भी फैकल्टी आ गई, यहाँ पे मेडिसिन की भी फैकल्टी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मेडिसिन का। और आज नहीं, आज से 20-21 साल पहले यहाँ पे मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन का शुभारंभ हो गया। और आज जैसा प्रोफेसर तिवारी कह रहे थे कि एमबीबीएस की पढ़ाई हो, निश्चित तौर पे जब मेडिकल कॉलेज भी आपका बन गया है, मेडिकल आपका एक हॉस्पिटल भी बन गया, तो निश्चित तौर पे अब आप एमबीबीएस की भी डिग्री शुरू कर देंगे। मुझे ये जानकर और खुशी हुई कि यहाँ पे आर्किटेक्चर भी है और इंडियन सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि एक अकूत भंडार है। हम तो जो जान रहे हैं बहुत थोड़ा भाग जान रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मनुष्यों ने इतने साल की तपस्या करके, हमारा इतिहास तो हजारों 12,000 साल पुराना है। इतनी सारी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, क्योंकि एक तरह से बंद पड़ा हुआ। आप ये मान के चलिए कि बहुत खूबसूरत भवन बना हो, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हो, और हवा का झोंका और सारा का सारा मिट्टी के ढेर से भर गया। आज उसको हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, और जितना ही अंदर जाएंगे उस खजाने से उतनी अच्छी चीज मिलेगी। तो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी फैकल्टी मुझे जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये आपका यहाँ पे न केवल इतनी सारी फैकल्टीज है, बल्कि यहाँ के लोगों ने तमाम सारे अचीवमेंट्स, चाहे वो पद्मा अवार्ड हो, चाहे वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो, ये मुझे बताया कि कितने किस्म किस्म के अवार्ड यहाँ के लोगों ने प्राप्त किया है। और यहाँ जब मैं देख रहा तो ये अवार्ड का यहाँ पे कल्चर है। अभी देखते देखते मेरे सामने स्टाफ को भी, फैकल्टी को भी, पास्ट स्टूडेंट्स को भी और प्रेजेंट स्टूडेंट को, तो आप जब कॉन्वोकेशन करते होंगे तो वहाँ पे अवार्ड देते होंगे, लगभग सबको अवार्ड दे करके सबको पुरस्कृत करते। तो पहले तो मैं उन तमाम सारे लोगों को जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया, या मेंबर्स ऑफ फैकल्टी हो, मेंबर ऑफ स्टाफ हो, पास्ट स्टूडेंट्स हो, आप सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपको दूसरों के सामने ला करके रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्निशन से न केवल आपका रिकॉग्निशन हुआ, बल्कि अन्य तमाम सारे लोग जो आपके पीछे काम कर रहे हैं, आपके पीछे जो पढ़ करके यहाँ से निकले हुए जो तमाम सारे स्टूडेंट हैं, उन सबको भी प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जाकर के उस हॉल में जहाँ पे हमने अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, जब आईआईटी कानपुर में घुसे थे, आईआईटी खड़गपुर में आए थे, उससे भी जाकर के दोबारा फिर एक पुरस्कार प्राप्त करें।
तो एक नई प्रेरणा भी आपने पैदा की। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूँ। मुझे जान करके ये बहुत खुशी हुई कि आपका जो कैंपस 1951 में जब यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये एक डिटेंशन केंद्र हुआ करता था। यहाँ हमारे आज़ादी के दीवाने, जो आज़ादी का आंदोलन हो रहा था, जिसके बारे में अभी 15 अगस्त केवल 3 दिन पहले लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था। उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो तमाम सारे लोग अपना जीवन खपा रहे थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जाता है। और आज सुबह सुबह मैं वॉक करके जब गया और वहां जब मैंने देखा कि 2 ऐसे दीवाने, जो कि एक सुभाष संतोष मित्रा जी और दूसरे तारकेश्वर सेनगुप्ता जी, इन 2 लोगों को उस समय के पुलिस ने गोली से भून दिया। इसको लेकर के हमारे सुभाष चंद्र बोस वो यहाँ पे आए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसके बारे में ध्यान किया था। तो इन दोनों महानुभावों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए, आज हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारे लिए उन्होंने अपना कुर्बानी की, और तमाम लोगों ने जो कुर्बानी की, उनके प्रति मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज ये समय हमारा बहुत एक अलग किस्म का समय है। जब हम आज़ादी का 75 साल मना रहे थे, तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। पूरा देश उन तमाम सारे बलिदानियों को स्मरण कर रहा था, उनके बलिदान को स्मरण कर रहा था, वो तमाम सारी उपलब्धियों को देख रहा था, वो आगे के बारे में सोच रहा था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 75 साल हमारा पूरा हुआ 15 अगस्त 2022 को, उस दिन लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की कि आज से हमारा अमृत काल प्रारंभ हो गया। अमृत काल यानी द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये 25 साल का काल जो 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2047 को पूरा होगा, जिसमें हम सब में बहुत सारे लोग होंगे भी या बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे, क्योंकि प्रकृति के बारे में आपको मालूम नहीं कौन किस समय तक के लिए इस धरती माँ के ऊपर आया हुआ है। लेकिन हम सभी आगे जाकर के देख सकते हैं, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी जो चेतस ऐसा है कि हम अपने आप को 25 साल आगे जाकर के देख सकते हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 2047 को अपनी 100वीं आज़ादी की दिवस मना रहा होगा, तो हम कैसे होंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत होंगे, यानी वी विल बी द सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्ड इंडिया। एक विकसित भारत होंगे, और विकसित भारत का मतलब होता है उन तमाम सारे देशों की श्रेणियों में जो आज जिनका सिरमौर G20 के माध्यम से आज हमारा देश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हेड्स ऑफ स्टेट का जो एक दिल्ली में सम्मेलन होगा सितंबर के महीने में, उसको चेयर करेंगे। उन तमाम सारे देशों की श्रेणी में हमारा देश भी आ जाए, कितने बड़े गौरव का पल होगा। और वो गौरव का पल लाने के लिए हम, आप और वो तमाम सारे लोग हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो किसी न किसी रूप में इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हम सभी 15 अगस्त 2047 को अपने देश को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध, एक विकसित भारत के रूप में देख सकें। ऐसा करने के लिए जो हमारे देश के संस्थानों में सर्वोपरि जिनका सिरमौर है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस, IITs, वो जो 23 IIT और 23 IIT जो उनकी मदर IIT जो की है, जहाँ से शुरुआत हुआ है, वहीं से सारा बीज रोपण किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में हम IITs की, जो हम वहां से पास आउट करके निकले हुए हैं, हम जहां कहीं भी जिस जगह पहुंचे हुए हैं, वहां हम सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इस देश ने न केवल पैदा किया, हमें पाला पोसा। हमारे माँ बाप ने तो पाला पोसा ही, लेकिन इस देश ने हमको पाला पोसा, और इस देश को वहां तक पहुंचना है जो हमारा लक्ष्य है अगले 25 साल का। वहां पहुंचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई, आप सबके बीच में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले, इतने सारे CEOs ऑफ डिफरेंट। मुझे बड़ा खुशी हुआ जब आपने किसी ने कहा, मिस्टर अहमद, ये 16 सेकंड के भीतर अगर गांव का बच्चा
अगर उसको मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फंस गया, आप 16 सेकंड में उसको कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ से उसको सोल्यूशन हो सकता है। व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। ये है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपको मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार की सोच आपको IIT खड़गपुर ने पैदा की, और इसी सोच की आज हमारे देश में आवश्यकता है। तभी जाकर के देश सुविकसित देश बन पाएगा। इनफैक्ट आपका तो मोटो, आपका जो आदर्श वाक्य योगा कर्मेश कौशलम, मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपका ही आदर्श वाक्य नहीं है, हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी। सर प्रोफेसर तिवारी बताऊंगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी हमारा आदर्श वाक्य योगा कर्मेश कौशलम। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, ऐसी चीज योग जो है हमें चित्तवृत्ति निरोध, यानी हमको हमसे, हम जो इंडिविजुअल है, हमें उस जो हमारी एब्सोल्यूट रियलिटी है उससे जोड़ देता है। जब एब्सोल्यूट रियलिटी से जोड़ देता है हम तो अनंत हो जाते हैं, हम एक से अनंत हो जाते हैं। जब वहां से जुड़ जाएंगे तो हमारी सीमाएं नहीं, हम असीम हो जाते हैं। और फिर इस प्रकार का जो सोच है कि 16 सेकंड के भीतर गांव के एक बच्चे को, मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ, मैं गांव में पैदा हुआ, बहुत दूर हमारे तिवारी साहब हैं, इनके जिले के पास में मऊ जिले के गांव में पैदा हुआ। वहां से मैंने शुरुआत की पढ़ाई, वहां से फिर मैं कराची गया पढ़ने के लिए भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप से, और वहां से फिर मैं IIT कानपुर पहुंचा। IIT कानपुर से 1983 में मैं ग्रेजुएट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिर 1984 में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन कर। फिर तमाम सारी जिम्मेदारियों के होते हुए भारत सरकार में मुझे गौरव प्राप्त हुआ। मैं तो कहता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं ऐसे पीरियड में भारत सरकार में मुझे सर्व करने का मौका मिला जब हमारा देश परिवर्तन से गुजर रहा था, देश का कायाकल्प हो रहा था, ऐसे तमाम सारे परिवर्तन देश में हो रहे थे। मैं भी उस परिवर्तन का एक भाग बना। लगभग 4 साल 7 महीने तो मुझे सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के रूप में कार्य करने का मौका मिला। उसके पहले 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला, और अब लगभग पिछले करीब 18-19 महीने से मैं उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, उसका मुख्य सचिव का कार्य करने का मौका मिला। ये वक्त हमारे लिए कितना परिवर्तनकारी है, कितने सारे कुछ एक चीजें आप बता रहे थे, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस समय स्वच्छ भारत मिशन, कोई सोच सकता था जब 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम देश को, हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, उनकी जब 150वीं जयंती मनाया 2 अक्टूबर 2019 को, तो देश को स्वच्छ कर दिया। कोई सोच सकता था 2014 के 15 अगस्त को कि ऐसा कुछ हो सकता है देश में? किसी को विश्वास नहीं था। तमाम सारे लोगों के आगे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे। मैं तो उस समय भारत सरकार में, उसमें मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री में भी ये सोच बड़ी, कितना बड़ा मुश्किल काम था। लोग समझते थे कि शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन आज आप में से कोई ऐसा है जो सोच सकता है कि ऐसा संभव नहीं है? आज देखते देखते हमारा देश कितना स्वच्छ हो गया, इसका कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया कि हम हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मकान दे देंगे। आप जानते हैं जब मैं सचिव बना, पहले तो मैं अर्बन डेवलपमेंट में था, हाउसिंग का कार्य हमारा नहीं था, एक फूपा मिनिस्ट्री होती थी। जब मैं सचिव बना तो दोनों मिनिस्ट्री, रूपा और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को जोड़ करके एक मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और मैं उसका पहला सेक्रेटरी बना। जब मैंने अपने पुराने जो मंत्रालय के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे उनसे पूछा कि क्या लक्ष्य और कैसे करेंगे, कैसा पॉसिबल ही नहीं। आज तक हिंदुस्तान में 8.5 लाख मकान 12 साल में बने, और अभी लक्ष्य 1 करोड़ से ज्यादा मालूम नहीं कितना होगा। मैंने कहा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है तो ये सोच करके लिए होंगे ये पूरा हो जाए, इस बात का विश्वास है। पर मैं तरीका निकालता हूँ कैसे करेंगे, आपको जान करके खुशी होगी। आज 1 करोड़ 23 लाख मकान सैंक्शन है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मकानों पे काम भी चालू हो चुके हैं, और बांध करीब 75 लाख से ज्यादा मकान पूरे होकर के लोगों को दे चुके हैं। पूरे देश भर में घूम घूम करके देखता था कि हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, हर प्रदेश में कहीं भी, और ये केवल मकान नहीं है, मकान ऐसा जिसके अंदर शौचालय भी हो, पीने का पानी भी हो, जिसके अंदर गैस का चूल्हा भी हो, जिसके अंदर बिजली का कनेक्शन भी हो, ऐसे मकान।
कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ऐसे काम करने का मुझे मौका मिले, जैसे हमारे प्रोफेसर यहाँ पे हमारे बंदोपाध्याय साहब, आपसे मुलाकात हुई हमें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ये हमारे लिए 1 करोड़ से ज्यादा मकान बना रहे हैं, हम पूरे दुनिया से नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। हमने सोचना चालू किया ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज मार्च 2019 में ऑर्गेनाइज किया। दुनिया के तमाम 52 किस्म की टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेट की दुनिया की, जिसमें से हम लोगों ने 6 टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया और आज उसका जो चेन्नई में, राजकोट में, लखनऊ में, रांची में, अगरतला में और इंदौर में, उन टेक्नोलॉजी के आधार पर आज हमारे देश में सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई। और उसके साथ ही साथ पैदा किया आशा, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, जिसको 5 जगह पे IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और अगरतला, जोरहाट, वहाँ पे जो हमारी जो इसको सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेंटर में, यहाँ पे हमने एक अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स ऑफ इंडिया, ताकि हम नए खोज कर सकें, नए किस्म का मटीरियल, नई प्रोसेस, नई टेक्नोलॉजी, नए किस्म की फाइनेंशियल स्कीम्स, जिसके माध्यम से हम इस देश में लोगों के कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट को पूरा करें। क्या आप सोच सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में हम एक नया शिकागो हर साल बनाते हैं? लगभग 70 मिलियन स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन हर साल हिंदुस्तान में होता है और ये बढ़ता जाए। जो हमारे देश के अर्बन स्पेस में लोग रहते हैं, उनकी आबादी करीब 45-46 करोड़ है। जो प्रोजेक्शंस है कि 2051 तक हमारी वी विल बी मेजरली एन अर्बन कंट्री, हमारे करीब 52% लोग अर्बन एरिया में रह रहे होंगे और उसमें करीब 88 करोड़ लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं। कैसे लोग हैं? इनके लिए आज हमारे पुराने शहरों का रिन्यूअल की आवश्यकता है, वहाँ पे रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, नए शहर बनाने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम सारे पूरे देश में इतने सारे काम करने की आवश्यकता है, वो कैसे होंगे? ये सब करने का मुझे मौका है। एक अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में मेट्रो सिस्टम इतना ज्यादा पिछले सालों में इतना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है उनके कि हमको दुनिया में सबसे आगे ले जाना। आज देश देख रहा कि कहाँ पे कलकत्ता में छोटी सी मेट्रो हुआ करती थी, आज कितना बड़ा मेट्रो का नेटवर्क यहाँ पे कलकत्ता में होगा। पूरे देश में 900 किलोमीटर का मेट्रो और नहीं 1200 किलोमीटर के मेट्रो पे इसमें काम चल रहा है, अगले 4-5 साल में पूरा होगा। और तो और देश में पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली से मेरठ का बहुत जल्दी उसका पहला भाग 17 किलोमीटर उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग तैयार पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छी बात कि हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम मेट्रो जब लेते थे तो सारे कोचेज हम लेते थे विदेशों से आते थे, कोई कोरिया से आ रहा है, जापान से आ रहा है, इटली से आ रहा है। आज 100% सारे कोचेज हमारे हिंदुस्तान से ही आत्मनिर्भर भारत सारा का सारा हिंदुस्तान कर लेते हैं। और वो तो और एज ए अर्बन सेक्रेटरी मेरे पास लोगों के ट्वीट्स आते थे कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिडनी में मैं बैठा हूँ और मेड इन इंडिया मेट्रो है, ब्रिस्बेन में बैठा हूँ मेड इन इंडिया है, मॉन्ट्रियल में बैठा हूँ मेड इन इंडिया है। ऐसे हमारे तमाम सारे हिंदुस्तानी लोग ऐसे ट्वीट्स और मैसेज हमारे पास आते थे, देख के खुशी होती थी। जिस प्रकार से देश का परिवर्तन हो रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम उस पीरियड में, उस अमृत काल में हम लोग काम कर रहे हैं, उस युग में है जबकि हम देश के परिवर्तन को ला सकते हैं। उसमें भी हम अपना एक सहयोग पूरा दे सकते हैं। क्या आप सोच सकते थे जैसे कि सेंट्रल विस्टा जो आज नई पार्लियामेंट बनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी कि माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश बदल रहा, नया पार्लियामेंट बना। आप जाके देखेंगे पूरा पीपुल्स पार्लियामेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और हम सब लोगों की मेहनत है। तमाम सारे लोगों ने मिलकर के, हमारे देश के आर्किटेक्ट ने, हमारे देश के प्लानर्स ने, हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश के जो तमाम सारे मटेरियल, सब कुछ हिंदुस्तानी है। आज वो हिंदुस्तान में पेश है और लगभग हर क्षेत्र में जो परिवर्तन है, ऐसे में IITs का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और IITs में IIT खड़गपुर जैसे जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हर प्रकार की फैकल्टी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फॉक आर्ट और म्यूजिक जैसे सिस्टम भी यहाँ पे है। कैसे आप चीज़ों को इस प्रकार की चीज शायद MIT में है। जब मुझे MIT गया, मैंने देखा कि वहाँ पे तमाम किस्म की इतनी सारी वैरायटीज हैं।
लेकिन हमारे आईआईटी खड़गपुर में सारी की सारी शायद और आईआईटी बनी है। तो ऐसे में हम बहुत कुछ चीजें सोच सकते हैं और उस जो आज जो देश का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ करके नए नए काम कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से स्टार्टअप सिस्टम बढ़ा, आप में से बहुत सारे मैंने जो आप लोगों को देखा, आपको सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब भामरा साहब को बोले कि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, और जब लास्ट में कहा ये तो मेरी प्रणभूमि है। थैंक यू भामरा साहब। ये प्रणभूमि को उन्होंने प्रण लिया कि आप जो हम इतने सारे लोग लगाते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देंगे। आज हम जो काम कर रहे हैं उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि आज ये सब सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। जब यहाँ पे कोविड की एक वैश्विक महामारी आई थी, कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान में लोग प्रेरित कर रहे थे कि यहाँ तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरेंगे। अगर दुनिया में सबसे कम कैजुअलिटी हुई तो हिंदुस्तान में। अगर कोई इस पूरी महामारी में, जहाँ पे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं से लेकर के वहां के स्वास्थ्य तंत्र बिल्कुल तहस नहस हो रखा था, आपको इसको टीवी की तस्वीरें और तमाम सारे रिपोर्ट आप देख सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक पूरे देश को एक नेतृत्व दिया, जिस प्रकार से उन्होंने सोच दी, नतीजा ये हुआ कि हम एक आत्मनिर्भर भारत होकर के निकले। हमने जो वैक्सीन, जो हम ऐसे ऐसे मौकों पर वैक्सीन हम दूसरों से लिया करते थे, अपने वैज्ञानिकों पर जो एक पूरा का पूरा विश्वास जमा, नतीजा ये कि हम 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन तो हिंदुस्तान में लोगों को दिए, और कितना वैक्सीन हमने 100 से ज्यादा देशों को, कुछ को फ्री और कुछ को ऑन पेमेंट, कितने सारे देशों को एक वैक्सीन यहाँ से पहुंचाएंगे, पीपी किट्स यहाँ से पहुंचाएंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ से हिंदुस्तान से दूसरे देशों में गई। आज हिंदुस्तान इंडिया फॉर इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया जो होता था, मेक इन इंडिया, इंडिया फॉर इंडिया ही नहीं, बल्कि इंडिया फॉर द ग्लोब। आज हिंदुस्तान से आज हम दुनिया के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को एक परिवार मानते रहे और हमेशा से इस भावना के साथ रहे, और इस भावना के साथ हम उसे हमेशा आगे बढ़ाते रहे। इसमें आईआईटी के लोगों के लिए जब जिस समय इतना सारा मौका मिला हुआ है, तो मैं क्या आप सबसे आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर यह गुजारिश कर सकता हूं कि क्या दुनिया का मैनकाइंड को, उनकी लाइफ को परिवर्तन करने वाला सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या हिंदुस्तान से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हमारे आने वाले समय में नोबेल लॉरेट्स हिंदुस्तान से हो सकते कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते, क्योंकि इसकी आठ हमें महसूस हो रही है। आज जिस प्रकार से देश बदल रहा है, इतने सारे लोग नई नई चीजें कर रहे हैं, इसकी आठ महसूस हो रही है कि आने वाले समय में नोबेल लॉरेट्स हिंदुस्तान से बहुत सारे, हम तो अभी तक 2-4 को गिनते हैं कि फला साल में एक हुआ, फला साल में एक हुआ। वैसे ही जैसे कि ओलंपिक के बारे में कोई समय पर आप याद करिए, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, पहले हमें कुछ हॉकी में गोल्ड मिल जाता था, फिर वह हॉकी में सिल्वर मिलना चालू, फिर हॉकी में ब्रोंज मिलना चालू, फिर वो भी मिलना बंद हो। ओलंपिक जब गेम होते थे, ओलंपिक में हमें पता चला कि कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आपको ख्याल है 2020 का ओलंपिक, आप सबको याद होगा, 7 मेडल्स मिले थे, और 7 मेडल जो हमको मिले थे, वो 7 मेडल से हमारे गोल्ड हमको 1 मिला। नीरज चोपड़ा को कैसे याद होगा, आपने जैवलिन थ्रो किया था, आपको ख्याल होगा कि थ्रो से पूरा हिंदुस्तान नाच उठा था, और मुझे सम्मान मिला जब मैं सेक्रेटरी था, उनको अपने आप बुला करके मैंने सम्मानित किया। आपको ख्याल होगा कि सिल्वर के 2 मेडल्स मिले थे, और पहले बार हमारे पीवी सिंधु को 1 नहीं 2 मेडल मिले थे, और हमको 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। 7 मेडल कहाँ, हम लोग एक के लिए जैसे होता 1 मेडल के लिए तरसा करते थे, 7 मेडल्स मिले। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी करते थे, चलो 1-2 गोल्ड मेडल मिल जाते थे, हम बड़े खुश होते थे, अरे 2 गोल्ड मेडल मिल गए, 3-4 सिल्वर मिल गए। आपको ख्याल होगा कि 2022 का जो हमारा हुआ था, इसमें हमको 22 गोल्ड मेडल मिले थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, हमें 16 सिल्वर मेडल मिले थे और 23 गोल्ड मेडल मिले। अगर स्पोर्ट्स में हमारे जो लोगों ने, और अगला ओलंपिक 2024 को होने जा रहा है, उस अगले ओलंपिक में आप ये मान के चलिए कि 7 से कहीं ज्यादा मेडल्स उनको मिलेंगे। जिस प्रकार से देश में पूरा का पूरा खेल का माहौल बना है, वैसे ही
विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से रिकॉग्निशन हुआ है, जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में हिंदुस्तान से बहुत सारे नोबेल प्राइजेज मिलेंगे, हिंदुस्तान से बहुत सारे रिकॉग्निशन मिलेंगे, जिससे दुनिया में लोग पहचान पाएंगे कि हिंदुस्तानियों की क्या कितनी बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान में आज यूनिकॉर्न हमने समझता हूँ लगभग 100 हमारे यूनिकॉर्न बन गए। इतने सारे स्टार्टअप, दुनिया का ग्लोबल 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम हिंदुस्तान का है। जिस प्रकार से जब हम IIT पढ़ते थे तो हमारे समय में हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 बच्चे थे, 52 में 44 अमेरिका चले गए थे। हम उन थोड़े लोगों में थे जो हिंदुस्तान में रह गए थे। 52 में 44 चले गए थे। आज जब मैं IIT कानपुर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बच्चे पहले से ही स्टार्टअप में लग गए हैं और वो अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर से अब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढते, अब वो एम्प्लॉयर बन गए। और ये जो नया कल्चर आया है, इस नए कल्चर से आज आशा रखती है कि हम किस प्रकार से अपने देश को इतना सारा कुछ हम दे सकते हैं। IIT का होने के नाते आपको एक लीडरशिप पूरे देश को देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बाकी भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज आज उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि पिछले 9-10 महीने में हमने 23 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया। 23 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया। उन 23 में 6 हमारे चालू भी हो गए, सेशन से चालू भी हो गए, बाकी पर काम चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में हमारा एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गेटिंग मेडिकल कॉलेज। 65 जिले में हमारे ऑलरेडी 75 जिले हैं, 65 में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस हमारे हो चुके हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को सीधे ट्रांसलेट करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप जानते होंगे किस तेजी से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है। कोई थोड़ा स्लो जा रहा है, कोई तेज जा रहा है, कोई बीच के रफ्तार में जा रहा है, लेकिन ये परिवर्तन पूरा देश देख रहा है। ऐसे में हम IITs का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी लीडरशिप देनी है। और वो लीडरशिप हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से हम चीज़ों को कनेक्ट करें, कैसे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब चीज़ों को हम स्ट्रेटिफाइड अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रूप में नहीं देख सकते। अब हमारा एक समय आ गया कि हम चीज़ों को कैसे एक साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च हो सकता है, कोलैबोरेटिव वर्क हो सकता है, कोई कहीं बैठा हुआ वहाँ साथ हम बैठ करके एक साथ काम करते, ऐसा इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म IIT इसको प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे में आज हमारे देश की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करें। हम नए इन्वेंशन करने के लिए आप आज के डेट में जो जितनी भी नई चीजें होती हैं उनका फ्लो कहाँ होता है, जरा एक बार सोच करके देखिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में चीजें पैदा होती है और वो फ्लो करती है हमारे यहाँ, और वो कहते हैं कि इसको इससे फला चीजों को कम कर दो और इससे फिर शायद ये हमारा जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, इमर्जिंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाकर इसकी खपत हो जाए, लेकिन पैदा होगा वहाँ पे। अब इसको रिवर्स करने की आवश्यकता है। नई चीजें हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो और यहाँ से उन डेवलप वर्ल्ड में जाए। और जब नई चीज यहाँ पैदा होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या चैलेंज होगा? क्योंकि हमारा सोच अलग है, हमारी आवश्यकता अलग है, हमारी जो है उपलब्धता अलग है। उदाहरण के लिए हम बहुत प्राइस प्रेफरेंस, अगर प्राइस एंड परफॉर्मेंस के बीच में अगर देखना तो हमारी गाड़ी में थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो जाए लेकिन सस्ता मिले तो हमको अच्छा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप और ज़्यादा शार्पली उसको देख सकेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को दूसरा वाला तो रेट्रोफिट करेगा, हम अपनी आवश्यकता को जमीन से देख सकते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, किसी भी देश को लेके जा सकते हैं। ये इतनी सारी इकोनॉमी जो सारी को हम लेकर के प्रोडक्ट पहुँच सकते हैं। हम जो है इसको लेकर के प्राइस तो हमारा है, दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत परिवर्तन हुआ। आज उत्तर प्रदेश हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टेट बन गया है। आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे 5 एक्सप्रेस हाईवेज है और 8 और नए एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा उत्तर प्रदेश में। आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे 5 शहरों में मेट्रो चलती है और शहरों में मेट्रो चलने के लिए काम चल रहा है। हमारे यहाँ जो
वाटरवेज है, हमारे यहाँ जो है नेशनल हाईवे का एक्सटेंशन, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो आज भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हमें तो स्पीड और स्केल दोनों पे काम करना है, और स्पीड स्किल के साथ लोगों को स्किल भी करने की जरूरत है, और वहाँ पे हमारा सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से किसी ने कहा कि कैसे डिस्टेंटली आप लोगों को स्किलिंग कर रहे हैं, आप में से वन ऑफ द वर्ड इज डिस्टेंटली कैसे लोगों को स्किलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। एक स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो बात हो रही है, उसमें हमें काम करने की जरूरत है। आज हमें आवश्यकता किसान भाइयों की। आपको मैं बताऊं, 1977 में मुझे नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप मिली, और मैंने उस समय कहा कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो मेरे पास एक पत्र आया कि आप IIT खड़गपुर चले जाएं, आप एग्रीकल्चर, शायद मैं प्रोफेसर तिवारी का स्टूडेंट होता 1977 में, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग वहाँ पे जाके पढ़े। लेकिन मैंने चुना कि नहीं, मुझे अभी इंजीनियरिंग ही करना, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, अब वो तो छोटे लोगों को अपना एक चार्म होता है, एक हमें ऐसा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, इसलिए मैं वहाँ पे रह गया और इधर नहीं आया। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आज जिस प्रकार से हमारे अन्नदाता किसानों का परिवर्तन हो रहा है, कैसे विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से कैसे हम लोग जो इरिगेशन सिस्टम्स को प्रिसीजन इरिगेशन, कैसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीस्टैक की बात की, क्या आप गेस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ प्लॉट्स है, 7.5 करोड़ प्लॉट्स है, और 7.5 करोड़ प्लॉट्स में हम 3 करोड़ से ज्यादा प्लॉट्स का ऑलरेडी एक प्लॉट का, जैसे मेरा नाम दुर्गा शंकर है, आपका नाम बीरेंद्र तिवारी है, आपका नाम देवाशीष है, ऐसे हर प्लॉट का हमने जियो रेफरेंस एड्रेस बना दिया, और हमारा टारगेट है 30 सितंबर तक हम 100% सारे के सारे प्लॉट को जियो रेफरेंस कर देंगे, और हर प्लॉट में क्या हमारी उपज हो रहा है, हर प्लॉट में क्या हमारी उसकी फर्टिलिटी है, हर प्लॉट में हमारा क्या प्रोडक्टिविटी, एक चीज हम निकाल सकते हैं आने वाले समय में। ये एग्रीस्टेक जो कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस कॉन्सेप्ट को लागू करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वी आर वन ऑफ द फोररनर स्टेट्स इन द कंट्री। आज जो हमारा जो है ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो क्रॉप सर्वे होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द पायनियर। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसको भी पायलट ट्रेनिंग में उत्तर प्रदेश हमने सबसे पहला लिया। हम किसान क्रेडिट कार्ड 5 मिनट के भीतर उसको दे देंगे। ये टेक्नोलॉजी का फर्क है, जहां पे हम लोग का रोल बहुत बड़ा रोल हो सकता है। दूसरा जो क्षेत्र हमारा अर्बनाइजेशन, जिस तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस अर्बनाइजेशन के लिए चाहे अर्बन प्लानिंग, आपका जो प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का फैकल्टी भी है, अर्बन प्लानिंग हो, इंजीनियरिंग हो, किस प्रकार से लोगों को सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, वाटर के बारे में, ये सारी की सारी चीजें, जिसको मैंने उन पैरामीटर्स की बात की, जो हमारा प्राइस वर्सेस परफॉर्मेंस है, हमारी अफोर्डेबिलिटी, जो हमने जो बातें की कि जो हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है, उसमें कैसे हम लोग नई चीजें कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़े स्केल पे, करोड़ों के नंबर पे हम लोगों को चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। जो हेल्थ केयर एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के निकल रहा है। हेल्थ केयर में इतनी सारी पॉसिबिलिटी, आज जो जिस प्रकार से जो हेल्थ केयर अफोर्डेबल हुआ है, उसको और कितना अफोर्डेबल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी हाल में कुछ पिछले सप्ताह हमारे उत्तर प्रदेश में कार्किनोव संस्था के साथ कार्किनोव IIT कानपुर और हमारे यहाँ कल्याण सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर है, इनके बीच में एक MOU साइन कराया, और वहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों को अवेयरनेस बिल्ड करना, लोगों का अर्ली डिटेक्ट करना, डायग्नोस्टिक करना, और उनका ट्रीटमेंट करना। हम PHC में भी पॉसिबल होगा, उनको केमो दे, CHC में केमो दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में केमो दे सकते हैं। ये हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज चीज़ों को और कुछ चीज़ें संभव कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे IITs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उस क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन डेवलपमेंट, क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्या हम अपने देश को लीड बना सकते हैं पूरे दुनिया में? आप जरा सोच करके जरा देखिए एक बार।
आप सारे इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे यहाँ पे सामने बैठे हुए या जो तमाम सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को इसको सुन रहे हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की, अभी हमने $5 ट्रिलियन का टारगेट रखा अगले 4-5 साल के बीच, और लोगों के प्रेडिक्शंस हैं कि 2047 तक जब हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित देश होगा तो हमारी इकोनॉमी लगभग $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज की इकोनॉमी का 10 गुना बड़ी इकोनॉमी होगी। जब सोच करके देखिए कि कितना बड़ा, किस लेवल का काम चल रहा होगा। आज इस जर्नी में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा, हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लगभग $250 बिलियन की है, 270 बिलियन की, उसको बढ़ा के हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। और इसके हाल में जब हमने ग्लोबल एक इन्वेस्टर समिट किया था फरवरी के महीने में, आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि लगभग 36.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयूज हमारे साइन किए गए फरवरी में, हमारा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। लगभग $450 बिलियन। और अभी हम दिवाली के पहले एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं जिसमें हमारा लक्ष्य है हम 10 लाख करोड़ से ज्यादा का ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, आज उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पे हमारा पीएम मित्र प्रोग्राम के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। इतनी सारी चीजें हो रही है, जब चीजें होंगी तो किस प्रकार से हमारा लाइफ में परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे लोगों का जिंदगी आसान कर सकते हैं, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे वो हमारा काम करने वाले हैं, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, सबको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का रोल अदा कर सकते हैं और यहाँ हमारी नई नई सोच, नई नई ब्रेन्स हमारे वहाँ पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन, कैसे एजुकेशन को अफोर्डेबल बना सकते हैं। कोविड में हमारी इतनी बड़ी लर्निंग हुई डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में, डिजिटल एजुकेशन के बारे में, क्या हम उसको इतना स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि आईआईटी के एजुकेशन एक साधारण, जो बड़ा अच्छा लगा उस बच्चे ने कहा, जब उसने कहा कि मैं तो 16 सेकंड में आपको सॉल्व करता हूँ, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हर कोई को अफोर्डेबल एजुकेशन, जिसकी जो आवश्यकता हो उसके मुताबिक, उसकी आवश्यकता के मुताबिक हम उसको एजुकेशन दे सके। इट इज ऑल पॉसिबल, जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज लाइन। जैसे मैंने कहा ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं, कॉमनवेल्थ के मेडल ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम आईआईटी के लोग, इसको लोग पॉसिबल कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, आपकी नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नई नई अर्थव्यवस्था उसको लगाने के बारे में, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, आज होल पॉसिबिलिटी ओपन अप। हमारा देश एक प्रकार से अवसर का देश बन गया। जो बात लोग अमेरिका के बारे में कहते थे पुराने समय में, जब हम लोग पढ़ा करते थे कि अमेरिका इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंडिया इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज।